प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स का पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 25 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे कि इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने इसको कहाँ पर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो अगर हम लेक्चर नंबर 24 की अगर हम बात करें, 24 में हमने कहाँ पर डिस्कस किया था कि हम मिलर प्रमेय को डिस्कस कर रहे थे। किस प्रमेय को? मिलर प्रमेय को। हेडिंग कहाँ दे रहा हूँ? मिलर प्रमेय। ठीक है, तो मिलर प्रमेय में हम कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था? समीकरण 6 और 7 आ गए थे। समीकरण 6 शायद ये देखिए जरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। समीकरण 6 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्या है? I2 का जो मान आया था वो आया था V2 अपॉन ZK और K माइनस 1। ये समीकरण 6 था। ठीक है, समीकरण 6 के बाद जो डायग्राम B था, जो चित्र B था, उस चित्र B में जब हमने निर्गत प्रतिबाधा ZO का मान निकाला था और ZO का मान निकालकर वहां से किसका मान निकाला था? I2 का। किस प्रकार से था? निर्गत प्रतिबाधा ZO बराबर V2 अपॉन I2। निर्गत प्रतिबाधा क्या होती है? निवेशी वोल्टा बटे निवेशी धारा। ठीक है, निवेशी वोल्टा और बटे निवेशी धारा, ये होती है आपकी निर्गत प्रतिबाधा। यहाँ से आप किसका मान निकालेंगे? I2 का मान निकालिए यहाँ से। तो I2 बराबर क्या मिलेगा आपको? V2 अपॉन Z2। यही समीकरण हमने डाला था 7। ठीक है, अगर नहीं डाला हो तो आप डाल लेना। ये समीकरण हमने क्या डाले? यहाँ पर समीकरण नंबर 7 डाले। अब जरा देखिए समीकरण 6 और समीकरण 7 में ध्यान से देखिए जरा। समीकरण 6 और समीकरण जो 7 है उसमें दोनों में ही I2 का मान है। तो 6 और 7 क्या करते हैं हम? तुलना करने पर। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ समीकरण 6 और 7 की तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखो I2 ZO बराबर मिलेगा। ZO बराबर कितना मिल जाएगा? ZK अपॉन K माइनस 1। और यही आपको सिद्ध करना था। अब देखिए आपके पास ZI का भी मान है। ठीक है, और ZO का भी मान है, यानी निवेशी प्रतिबाधा और निर्गत प्रतिबाधा दोनों के मान आपने प्राप्त कर लिए हैं। और स्टार्टिंग में हमने स्टेटमेंट में दिखाया था तो इनके मान यही होने चाहिए, हमने बताया था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, हटा दे रहा हूं इसको। देखिए जरा, अतः स्पष्ट है कि नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि परिपथ में निवेशी प्रतिबाधा तथा निर्गत प्रतिबाधा के मान, निर्गत प्रतिबाधा या चित्र भी में लिखेंगे, में निवेशी प्रतिबाधा तथा निर्गत प्रतिबाधा निर्गत प्रतिबाधा के मान क्रमशः
क्या होंगे पता है जेड आई बराबर जेड अपॉन 1 माइनस ए, तथा जेड ओ जेड के होंगे जिससे चित्र ए तथा चित्र बी में दिए गए परिपथ, चित्र ए तथा चित्र बी में दिए गए परिपथ भी समतुल्य परिपथ होंगे। चित्र ए तथा चित्र बी में, चित्र ए तथा चित्र बी में दिए गए परिपथ समतुल्य परिपथ होंगे। समतुल्य परिपथ होंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे, देखने में पूरा आ रहा है स्लाइड के लिए। ठीक है, दिए गए परिपथ समतुल्य परिपथ होंगे, ठीक है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको इससे हटाता हूँ और ये आपकी जो मिलर प्रमेय है ये हो गई आपकी कंप्लीट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि कौन, ये सब नेटवर्क थ्योरम चल रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्रमेय करा रहे हैं ये सब क्या है, जालक प्रमेय जो कहलाती है वो चल रहे हैं आपकी। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो थ्योरम है आपकी वो है आपकी अधिकतम शक्ति संचरित प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। ठीक है, ये नाम है थ्योरम्स का, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर, ठीक है। ये आपकी थ्योरम है। इसको, इसमें क्या स्टेटमेंट होता है, देखो ये पहले की ये इंपोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो है वो इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम में आती है। तो इसमें देखिए क्या होता है इसका, कि इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय ये कहती है कि किसी भी परिपथ की जो आंतरिक प्रतिबाधा है, कौन सी प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा, दोनों प्रतिबाधाओं के लिए आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए, ठीक है। ये कहती है, मतलब उसकी जो लोड प्रति, अच्छा संयुग्मी कब होनी चाहिए, संयुग्मी मतलब कंजुगेट, कंजुगेट कब होगी, जब लोड प्रतिबाधा और जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो सम्मिश्र रूप में होगी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, तभी तो उसका कंजुगेट मिलेगा। जिसमें रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तभी तो उसका कंजुगेट मिलेगा। एक बार फिर से समझिए, ये स्टेटमेंट इस थ्योरम का क्या कहता है कि किसी भी परिपथ की जो आंतरिक प्रतिबाधा है और लोड प्रतिबाधा है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, संयुग्मी होनी चाहिए, परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए। किस लिए, लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण के लिए। एक चीज और समझिए कि लोड, यहाँ पर एक बात है, देखो लोड वह चीज होती है या वह युक्ति होती है जिस पर हम निर्गत वोल्टता या निर्गत धारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या आप समझ में आया, लोड वह डिवाइस है जिस पर हम
निवेशी वो निर्गत धारा या निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। वही है, तो उसकी एक प्रतिबाधा भी होगी। अगर डिवाइस लिखते हैं तो उसकी क्या होगी, एक प्रतिबाधा भी होगी। तो उसकी प्रतिबाधा को क्या बोलते हैं, लोड प्रतिबाधा। और लोड प्रतिबाधा को किससे दिखाते हैं, ZL से, ठीक है। और आंतरिक प्रतिबाधा को हम किससे दिखाते हैं, G से दिखा देते हैं, स्मॉल g से, ठीक है, ZG। क्योंकि ZI और ZI क्या होती है आपकी, ZI आपको पता है ZI क्या होती है, ये होती है आपकी निवेशी प्रतिबाधा, ये लोड प्रतिबाधा। और ZO क्या हो जाएगा, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा, लोड प्रतिबाधा, ठीक है। ये सब इनके नाम है, हटा दीजिए इसके। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी परिपथ के लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण होने के लिए उस परिपथ की आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा परस्पर कैसी होनी चाहिए, संयुग्मी होनी चाहिए, ठीक है, अर्थात सम्मिश्र रूप में होनी चाहिए, जिससे कि लोड को अधिकतम शक्ति संचरण क्या हो सके, प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए देखिए, लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। इस प्रमेय के अनुसार अधिकतम शक्ति संचरण के लिए आंतरिक प्रतिबाधा को ZG से जरूर करके वो भी दिखा दे रहा हूँ, ZG तथा लोड प्रतिबाधा किससे दिखाते हैं, ZL से। लोड प्रतिबाधा ZL कैसी होनी चाहिए, परस्पर संयुग्मी होनी चाहिए, अर्थात ZG और ZL किस रूप में होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, यानी जिसमें रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। और आपको पता है कि प्रतिबाधा में दोनों ही पार्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको नोट नहीं करना है, नोट यहीं तक करना है इसको भी। जैसे ZL है, क्या ये लोड प्रतिबाधा है, तो इसमें लोड प्रतिरोध, ये तो रियल पार्ट हो गया, RL कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट हो गया, प्लस J और ये हो गया X। J क्या है यहाँ पर, J इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पर प्रेजेंट करता है। देखो जैसे आयोटा होता है, अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म इस प्रकार से पढ़ा होगा, जैसे Z बराबर X प्लस आयोटा बाई, ठीक है, Z बराबर क्या है, X प्लस आयोटा बाई। तो X क्या है आपका, रियल पार्ट है, आयोटा क्या है आपका, आयोटा बायोटा होता है, और ये बाई क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्यों,
क्योंकि इसके साथ क्या आ गया, ये आयोटा आ गया, ठीक है। तो अब इस जेड को आप क्या बोल सकते हो, सम्मिश्र संख्या, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं इसको, सम्मिश्र संख्या। अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ तो आयोटा यूज कर लिया और यहाँ पर क्या यूज किया आपने, जे यूज किया, स्मॉल जे। तो इस स्थिति में इसका जवाब देखो क्या रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर आपने आयोटा यूज क्यों नहीं किया, वो थोड़ा समझिए कि आयोटा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में जो स्मॉल आई है, स्मॉल आई, ठीक है, आयोटा को भी तो आई से दिखाते हैं ना, तो स्मॉल आई जो है वो सदैव विद्युत धारा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ठीक है, विद्युत अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मॉल आई से विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आयोटा की जगह जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो उसमें आयोटा की जगह क्या है, स्मॉल जे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जरा कि प्रतिबाधा के पास ये तो रियल पार्ट है, ये आयोटा की जगह कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है, और ये क्या है पूरा, ये तो रियल पार्ट हो गया, वास्तविक भाग, और इसके साथ जो स्मॉल जे आ गया तो ये क्या हो गया आपका, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। देखो प्रतिबाधा दोनों ही का संयुक्त रूप है ना, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र रूप है ना, रियल और इमेजिनरी का, ठीक है। इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए तो देखिए इस तरह वापस आते हैं कि परस्पर सहयोगी होनी चाहिए, अर्थात जेड तथा जेड सम्मिश्र रूप में होने चाहिए, तथा यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, तथा लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए लोड को अधिकतम शक्ति संचरण के लिए निम्नलिखित प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए। निम्न प्रतिबंध संतुष्ट होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से प्रतिबंध हैं जरा देख लेते हैं। देखिए आर एल बराबर आर जी, आर एल बराबर आर जी, और एक्स एल बराबर माइनस एक्स। आर एल बराबर क्या होना चाहिए, आर जी, एक्स एल बराबर क्या होना चाहिए, एक्स जी। अब आर एल आर जी और एक्स एल एक्स जी क्या है वो देख लेना, पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, पूरा दिख रहा है, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको ऊपर लाते हैं, चलिए देखिए, जहां आर एल आर जी क्या है, लोड प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, लोड प्रतिघात, और ये आंतरिक प्रतिघात, ठीक है। देखिए जरा, जहां जेड एल बराबर अपने फल बनाया, लोड प्रतिबाधा जेड एल बराबर आर एल और एक्स एल। आर एल क्या है, लोड प्रतिरोध, और
लोड प्रतिघात, ठीक है, लोड प्रतिघात जेड की, और जेड एल तो पता है ना लोड प्रतिबाधा है, जेड एल को लिखना जरूरी है क्या, लिख लेना आप कहीं अलग से, ठीक है, मैं अलग से लिख देना, और ये जेड डी को भी लिख देना, मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इसका ये जो आएगा ना आर जी और ये एक्स जी, तो आर जी और एक्स जी को लिख दे रहा हूँ, आप जेड जी को लिख देना आंतरिक प्रतिबाधा और ये लोड प्रतिबाधा, ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ। ये है मेन कंडीशन हमारी, इनको हमको प्रूव करना रहता है ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ आर जी आंतरिक प्रतिरोध, ओके, और एक्स जी क्या है, आंतरिक इंटरनल रिएक्टेंस, आंतरिक प्रतिघात। आंतरिक प्रतिघात, ठीक है, चलो ये आप नोट कर लेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये अपना प्रॉब्लम किस में था, अभी स्टेटमेंट के अंदर था, अब हम इसको प्रूव करेंगे, और प्रूव क्या करना है, वही जो कंडीशन दी है उसको प्रूव करना है, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए जरा इसको प्रूफ करेंगे होते हैं प्रूफ में सबसे पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है देखिए जरा, बनाते हैं डायग्राम, यहाँ बना देता हूँ। वोल्टेज स्रोत है जेड जी, ये है आपकी आंतरिक प्रतिबाधा, जेड एल ये हो गया आपकी लोड प्रतिबाधा। तो स्टेटमेंट के अनुसार जेड जी और जेड एल का मान कैसे होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जेड जी की जो वैल्यू होगी वो लगभग क्या होगी, इस प्रकार से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आर जी इधर लिख रहा हूँ, जगह इसमें इधर लिख रहा हूँ, आर जी और जे एक्स, इसकी वैल्यू हुई जेड के बराबर, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जेड एल बराबर क्या आ जाएगा, आर एल प्लस जे एक्स, ठीक है। एक तो आपका सर्किट ही हो गया, इसको डायग्राम ये बोल देंगे, देखो अगर ये कंडीशन होगी तो बताओ आप क्या लोड पर, लोड प्रतिबाधा ये है, क्या लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण होगा, प्रतिबंध हमारे संतुष्ट है, नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इंटरनल इम्पीडेंस एंड लोड इम्पीडेंस विल बी कंजुगेट, ठीक है, कैसे होने चाहिए, सहयोगी होने चाहिए, है ना। बट यहाँ पर ये इसका सहयोगी है नहीं, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो यहाँ पर ये इस कंडीशन में अगर इस प्रकार से पड़पत आपका रहता है, भले ही जेड जी और जेड एल यहाँ पर समिश्र संख्या के रूप में है, लेकिन दोनों परस्पर क्या सहयोगी नहीं है, तो इस स्थिति में यहाँ से लोड प्रतिबाधा जो होगी वो लोड पर अधिकतम शक्ति संचरण नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, दूसरा एक डायग्राम बनाते हैं।
आर ई प्लस जे एक्स बी, इसकी जो वैल्यू है वो तो यही रहेगी जेड ई, इसका मान देखो क्या हो जाएगा। इधर देखेगा नहीं देखेगा, अंदर नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान कि जेड एल बराबर क्या मिल जाएगा, आर एल माइनस जे एक्स है, ये माइनस क्यों होना चाहिए, तभी तो कंजुगेट होगा ना, प्लस ये प्लस है और ये माइनस, ठीक है। ये पूरी कहानी इस चित्र के लिए है और ये कहानी इसके लिए और ये कहानी इसके लिए, ये डायग्राम आपका दूसरा है। देखो चित्र पूरा दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम पूरा दिख रहा है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। ये प्रूफ चल रहा है इसका, चित्र बना लेंगे आप। अब देखिए केवल अपना ये डायग्राम रहेगा, ठीक है। इस डायग्राम को हम लेके चलेंगे यहाँ से, उसको मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन आप दोनों बनाओगे, ठीक है। तो पहले पूरे को हटा दें, तो इसको क्या साइड में बना लेंगे, इधर जगह मिल जाएगी। इधर बना दे रहा हूँ, पूरा पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो जरा, ये तो डायग्राम में है ना, ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस ये वाला है डायग्राम में। अब चित्र ए में हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगा दीजिए। हाँ, इसमें विद्युत धारा आप देखिए आई, इससे पहले जो दोनों चित्र बनाए थे उनमें भी विद्युत धारा प्रवाहित कर देना, ठीक है। इसमें आई होगी और उसमें जो दूसरा वाला डायग्राम होगा उसमें आई मैक्सिमम कर देना, ठीक है। तो उसी कंडीशन में आई मैक्सिमम लोड पर अधिकतम धारा या अधिकतम वोल्टता प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाने पर केवीएल लगाने को क्या करेंगे, माइनस ई प्लस जेड ई आई प्लस जेड एल आई बराबर 0, जेड ई और जेड एल, ठीक है। धारा कितनी बह रही है इस लूप में, आई। वोल्टेज सोर्स क्या है, ई। यहाँ से ई बराबर आई कॉमन लेने की क्या आ जाएगा, जेड ई, ये आ गया आपका प्लस जेड एल, ठीक है। यहाँ से आई का मान ई अपॉन जेड ई और जेड एल, इसको डालते हैं समीकरण नंबर ए। अब जेड ई और जेड एल का जो सम्मिश्र रूप है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। समीकरण डाल दीजिए, चलो डाला दे देते हैं। ये आएगा, ठीक है। ये दोनों पहलू इसमें क्या करेंगे, आप पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद क्या होगा, इसका फिर हम इस पर लोड का जो शक्ति का जो प्रॉब्लम होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, उसको लेके चलेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व का मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर आप कर सकते हो सॉल्व तो उसको आप करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।